अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट और सॉल्यूशन मिल गया भाई? टेस्ट पहुंचा दें सबको। हैं? थोड़े हैं तो कॉपी करवा लेना भाई। बेटा कॉपी करवा लें जितने बच्चों के कम हैं। हाथ खड़ा करें जी। टेस्ट कितने बच्चों के पास नहीं है? सॉल्यूशन तो सबके पास है ना। टेस्ट नहीं है। टेस्ट जल्दी से कॉपी करवाएं यार, सबके लिए टेस्ट डिस्कस करना है। मैं यार उधर बहुत ठंड लगती है गुलबर्ग में, रात को बैठना होता है तैयारी करने के लिए, और शाम को हो जाती है यार बहुत। मैं चादर लेके आता हूँ गाड़ी में, वहाँ बैठ के फैकल्टी रूम में मैं काम करता हूँ, FA2 की तैयारी करता हूँ। और बाकी आप लोगों का काम ये टेस्ट जैसे रात को सोल्यूशन बनाया वहीं बैठ के सारे काम करता हूँ। 1.5-2 घंटे बैठना पड़ता है मुझे क्लासेस के बाद गुलबर्ग में। उधर तो हो मैं हाँ पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ भाई। पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। रख लो फिर ले जाते हैं। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में पेपर्स तो आपके पास पहुंचे नहीं है, तो उससे पहले होमवर्क वाले क्वेश्चंस ओपन कर लें। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस थे। मेरे पास बुक तो नहीं है इस वक्त, दूसरा वॉल्यूम। चलें क्वेश्चन बैंक, जिसका क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक ओपन कर ले। ये किताब अगर आप पढ़ लेते तो मुझे तो ना पढ़नी पड़ती। आप कहते हो पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ यार नहीं पढ़ूंगा तो क्या करूंगा। ये सारी किताबें मैंने पढ़नी है, आप लोगों ने तो नहीं पढ़नी। हाँ खुद ही कॉपी करानी पड़ती है। हालांकि सब कुछ किया होता है, लेकिन एंड पे आके इंश्योर करना पड़ता है कि इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं लिखा हुआ जो हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ICAP का दावा ये है कि मैं इससे बाहर नहीं जाता। वो फिर PDF में बहुत मुश्किल हो जाता है देखना आगे पीछे। तो इसको पढ़ना शुरू किया हुआ है। हाँ हम करेंगे, कर कर सकता है। सवाल दिए हुए हैं उसने, MCQ को छोड़ो, तो सवाल दिए हुए हैं पास में उसने। अच्छा जी, क्वेश्चंस थे 2 होमवर्क में। अब टेस्ट बन रहे हैं, वो रख लें। अब पहले क्वेश्चंस की डिस्कशन कर लें। 10 मिनट लगें, 15 मिनट लगें। इन क्वेश्चंस में एक एक चीज़ को डिस्कस कर लीजिए प्लीज़। बहुत सी चीज़ें, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं होमवर्क के क्वेश्चंस? चलें, यानी कुछ क्वेश्चंस आ तो जाएंगे एटलीस्ट। 2 क्वेश्चंस थे, एक ए बी के नाम से था, एक बबलू के नाम से था। ये ICAP के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक के। ICAP की बुक में वो एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 के नाम से, आपके पास ये क्वेश्चन 7 और 8 के नाम से हैं। ठीक है, आपकी बुक का पेज नंबर भाई मुझे एक बुक अगर ला दें। नहीं है राइज वाली, ताकि बच्चों के साथ पेज मेरा रेफर हो सके। वॉल्यूम 1 में है ना, गाड़ी में पड़ा है, पता नहीं वो मिले ना मिले, किसी से ले आओ ज़रा थोड़ी देर के लिए, वरना मुझे ये 2 क्वेश्चंस किसी बच्चे से लेके बुक कॉपी करवा दो। वैसे मेरे सामने हैं सही, लेकिन इतनी बड़ी बुक किताब बच्चे देख के परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन 7 और 8 क्वेश्चन बैंक का। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 की रिक्वायरमेंट क्या थी?
क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 7 की रिक्वायरमेंट बता दें। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्या हुआ? अच्छा, खैर है, पढ़ना ही है, अगली बार रख लो, अगली बार के लिए संभाल के रख लो। ओके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो इसका मतलब हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स के बाहर नहीं जाना। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करनी है। फिनिश गुड्स तो कॉस्ट ऑफ सेल में आती थी, कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं निकालनी, कॉस्ट ऑफ सेल और सेल का नेट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं जाना। हम सिर्फ वो दरमियान वाले कोने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, हमने सिर्फ वही बनाना है। याद है आपको? ये अभी नहीं बना हुआ, मैं आपके तखय्युल में वो जो बनाया हुआ है ना, आपके ख्याल के अंदर, जो ये बोर्ड के इस कोने में मैंने हर रोज़ एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था। 3 दिन से हम बना रहे थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वही बनाना है, ठीक है? ओके, चलें अब क्वेश्चंस पूछ लें तो बेहतर है। मैं फिर चलें यहाँ पे बना भी देता हूँ थोड़ा सा, ताकि अगर कोई एडजस्टमेंट आए डिस्कस करने वाली तो हम वो डिस्कस भी कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना था और उसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा जी सुने, एक चीज आपसे डिस्कस नहीं हुई, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ज़बानी बताया था आपको कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर का एक टोटल का नाम है, वो भी नहीं बताया हुआ आपको। शायद फॉर्मेट्स में, सॉल्यूशंस में आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है? और एक चीज़ होती है डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने कहा था नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में वो होते नहीं है, इसलिए मैंने अभी उसका जिक्र नहीं किया हुआ। थियोरेटिकल पोर्शन है। अब आज जुमेरात है, जुम्मा और हफ्ता सारा तो शायद ना हो सके, लेकिन प्रोबेबली कॉस्ट के थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ आज मूव नहीं कर सका मैं। फिक्स्ड और वेरिएबल की बस एग्जांपल ही सोच सका था, लेकिन ये 2 क्वेश्चन में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स थे और टेस्ट को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस करना था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक डिटेल्ड नोट आपने बनाना जो है वो सीखा है इंशाल्लाह। उम्मीद है जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उन सब ने टेस्ट दिया हुआ है। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया हुआ, इस डिस्कशन के दौरान ही वो पीछे तशरीफ़ ले जाएँ ताकि वो खड़े रह सकें बाकी की क्लास, ठीक है जी? चेक तो होगा ही थोड़ी देर में जब मैं टेस्ट डिस्कस करना शुरू करूंगा, तो ठीक है? ओके, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। बहरहाल थ्योरेटिकल पोर्शन पे जब जाएंगे तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में भी बताऊंगा कि वो क्या होता है, उसकी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहीं पर आता है, और फिर प्राइम कॉस्ट, इन तीनों के टोटल को कहा जाता है, लेकिन वो नाम मैंने अभी लिखे नहीं हुए आपके सामने। ओके चल, अच्छा जी। उसके बाद बहरहाल वो थ्योरेटिकल पोर्शन साथ साथ चूँकि डिस्कस भी हो रहा है, मैंने आपको बताया था पहले दिन जो मैंने आपसे बात की उसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग और यानी प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की। ये भी एक क्लासिफिकेशन है हमारे चैप्टर में। मैंने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की क्लासिफिकेशन बताई, ये भी हमारे उस थ्योरेटिकल पोर्शन में डिस्कस्ड है। मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करना शुरू की, मटेरियल लेबर में एग्जांपल दी, ये भी एक क्लासिफिकेशन है हमारी कॉस्ट की थ्योरी की। थ्योरेटिकल पोर्शन की क्लासिफिकेशंस हैं। ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ पर न्यूमेरिकल में रहते हुए पढ़ा रहा हूँ, ताकि बाद में हम बोर ना हो और तेज़ी से उन चीज़ों को वहाँ से पढ़ के उसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपको मैं निशान लगवा दूंगा कि बस इतना याद रखना, और वो आपको वैसे भी याद होगा, वो आपको वैसे भी याद होगा। उसके बाद बस एक चीज़ जो मेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रहती है, जो आज भी शुरू नहीं हो सकी, वो है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट
ठीक है, ये भी एक बाइफिकेशन है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसके अंदर डिस्कशन वाली। तो 2 से 3 दिन का काम रह जाएगा सिर्फ थेरी का, और उसको भी कोशिश करूंगा मैं कि वो इंटरेस्टिंग ही रहे, यहीं से हम रेफ़र करते रहें चीज़ों को, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्लस ये जो थेरी इसके अंदर यूज़ हुई और अलग से मैं आपको बताऊंगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर 2, यानी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी शामिल है 1, इनकम एक्सपेंडिचर 2, और सिंगल एंट्री 3। मैंने आपको कल बताया 25 से 35 नंबर, तो 30 भी कर लो, वैसे 30 नहीं, वो 35 से 40 भी हो जाता है अक्सर। अब बहुत मुश्किल है इसमें इनकम एक्सपेंडिचर और सिंगल एंट्री दोनों दे दे, बहुत मुश्किल है। इसका मतलब इसके ऊपर तो और ज़्यादा आपकी जो है वो स्पॉटलाइट पड़ जानी चाहिए कि एन ज़रूर आना है। तो ये पोर्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से दे, चाहे कॉस्ट को और तरीके से टेस्ट कर ले, वो सारे तरीके बताऊंगा। 2 दिन लगे 3 दिन लगे, जब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी इस टॉपिक की, हम जाहिर है आगे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मस्ट बी टॉपिक नज़र आ रहा है हमें। तो आपके 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे तैयार हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, सिंगल एंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बहुत अच्छे तैयार हैं। अब इस ग्रिड में एक वीकनेस छोड़ देना बेवकूफ़ी होगी। मैं बड़े आराम से, तसल्ली से, सुकून से आपको ये पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। आज हमारा गालिबन तीसरा दिन और फिर यही डिस्कशन थोड़ी सी हो रही है, ठीक है। तो 2 फुल फ्लैज लेक्चर मैंने सिर्फ इसके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की प्रिपरेशन पे लगवाए हैं आपको, ठीक है। और सही है ना, क्योंकि इसमें साथ साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको आपने इजी नहीं लेना, इजी लग भी रहा हो तो। मैं आपको जब कल थ्योरी शुरू करवाऊंगा, बुक की तरफ रेलेवेंट पोर्शन सिर्फ पढ़ने के लिए जाएंगे कल भी, लेकिन जब बुक को गो थ्रू करवाऊंगा, सारे नोट्स को गो थ्रू करवाऊंगा, तो उसमें सिर्फ निशान लगवाऊंगा कुछ चीज़ों पे कि ये याद कर लेना, ये याद कर लेना। सारी थ्योरी याद करना मुमकिन नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो उन चीज़ों को फिर कम से कम याद रखेंगे ताकि ये आपका पूरा ग्रिड ज़बरदस्त हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है। ओके, 7 HM's अकाउंट, बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम HM's अकाउंट एज एट 31 मार्च 7, और उसमें सेल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, फैक्ट्री। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम, HM's अकाउंट, ठीक है। सबके पास है ना ये क्वेश्चन? नहीं है तो तस्वीर खींच के अपनी एक्सेस में कर लें, ताकि ये क्वेश्चन दोनों डिस्कस होने। इनमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं पिछली क्लास में बच्चों के, और वो क्वेश्चंस भी थे, इसी वजह से फिर मैंने आगे नहीं किया, मैंने इसी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर ली थी। 10 से 15 मिनट 20 मिनट आखिरी इस पे लगे थे, पर आपकी क्लास में स्टार्ट में इस पे लग रहे हैं, फिर हम टेस्ट की डिस्कशन में मूव करते हैं, ओके। और फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरीज हैं, ऑफिस सैलरीज, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग। हमने बनाना क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये ज़हन में रखना है, ठीक है ना। ये अब यही अगर रिक्वायरमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाए दूसरे 8वें सवाल की तरह से, तो डिफरेंट सिनेरियो हो जाए। इग्नोर नहीं करना, फिर बाइफरकेशन करनी है। यहाँ पे तो हमने सिंपली नॉन प्रोडक्शन को इग्नोर कर देना है, सिर्फ प्रोडक्शन को लेना है। इसलिए 2 सवाल इसी तरह से दिए थे, पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, जिसमें आपने सिर्फ प्रोडक्शन को रखना था अपने सामने, और नॉन प्रोडक्शन जो सेलिंग है, चाहे एडमिन है, चाहे जो भी है, उनको इग्नोर करना था। और दूसरे सवाल में जाके सिर्फ इग्नोर से काम नहीं चलना था। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्रोडक्शन के खर्चे बैंकने थे, सेलिंग एडमिन भी आपने लेकर आने थे प्रॉफिट एंड लॉस में। बहरहाल उस सवाल पे भी पहुंच ही जाते हैं, फिलहाल इसको तो देख ले। स्टॉक्स ओपनिंग गिवन है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट गिवन है, और आगे है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी। भाई आई कैप का सवाल को मैंने बदला नहीं, हालांकि इस नाम को बदल देना चाहिए था। ये पुराना नाम है जो सवाल में अब नहीं कर सकता टेस्ट, मतलब सवाल में वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही लिखेगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अंडरलाइन करके काटे ना, अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिखें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये पुराना नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन अंदाजे को कहते हैं, बताया हुआ आपको, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी तो एक अंदाजा ही है, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अब हम अकाउंटेंट्स कहा करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब इस 280 को एनसर्कल कर लें जी। 280 ओपनिंग है या क्लोजिंग? ओपनिंग है या क्लोजिंग? देखें, ट्रायल कहा तो नहीं उसने, लेकिन ट्रायल जैसे एक्सट्रैक्ट्स ही थे, ठीक है।
तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इससे ऊपर ऊपर है। मैं अज्यूम कर लूँ अगर इसको ट्रायल ही कहना चाहें आप, बैलेंसेज है ना, तो बैलेंसेज ही ट्रायल में जाते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट है तो थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, अब क्या कर सकता हूँ मैं। आपके सामने फिक्स्ड एसेट नाम नज़र आ रहा है, फिक्स्ड एसेट का, फैक्ट्री मशीनरी। फैक्ट्री मशीनरी का अकाउंट आ रहा है, कॉस्ट कितना जी 640, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस आ रहा है 280। अब हमारे जहनों में ये सवाल आया कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, ठीक है। एक तो बचपन में आपको सिखाया जाता था उसूल, ठीक है, जो FAR 2 में जाके फेल भी हो जाता है। फेल मतलब इस तरह के वहाँ पे मजीद ये बात दोबारा की जाएगी, बताया जाता है आपको जब आप ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे ना, ये कॉन्सेप्ट उसमें उस वक्त आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। बहरहाल एक तो बचपन में बताया जाता है कि जी डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो अगर तो ट्रायल में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आ जाए तो इसका मतलब होता है एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस क्लोजिंग है, क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम्स तो फॉर द ईयर होते हैं। अगर ये यहां पे आया है तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन की एंट्री होने के बाद ही आया है, बात समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये फेल हो जाता है आगे जाके बड़ी क्लासों में, क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन फेस पे नजर आ नहीं रही होती, अगर हुई भी पड़ी डेप्रीसिएशन चार्ज तो वो कॉस्ट ऑफ सेल सेलिंग एडमिन में छुपी पड़ी होती है, ठीक है। इसलिए मैं ये वाला उसूल अब आपके साथ नहीं शेयर करता, मैं वो वाली बात कर देता हूं जो चलो आगे काम भी आ जाएगी। उसूल क्या है, अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये तो बहुत ही आसान था, इसको छोड़, चलो पहले यही पढ़ते हैं, आसान पढ़ते हैं फिर मुश्किल की बात भी कर लेता हूं। इसमें क्या कहता है, अदर इंफॉर्मेशन में कुछ प्री पेमेंट्स हैं, एक्रूवल्स हैं, स्टॉक हैं, क्लोजिंग, और डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड, अंडरलाइन करो, इज टू बी प्रोवाइड का मतलब क्या है, अभी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास होना है, ये जब तक पास नहीं होगी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्लोजिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ मिला हमें, डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट, जो भी लिखा होगा, ठीक है, सही है। अब ये तो खैर सवाल ने खुद, इसने चीख के एडजस्टमेंट ने बोला कि डेप्शन अभी चार्ज होनी है, ठीक है, लेकिन अगर सवाल ये बात ना करता, ठीक है, और सिर्फ यूं लिख देता डेप्शन रेट इज 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और कोई डिटेल देता है ऐसे, तो वो डिटेल भी फिर ऐसे ही नहीं दे रहा होता। अगर अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो उसका मतलब यही होता है कि डेप्रीसिएशन चार्ज होना बाकी है, आपको क्लोजिंग नहीं देगा कि सारा कुछ करके देगा, वो आपसे डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करवाना चाह रहा होता है। बहरहाल अब FAR 2 में जाके इसको रिवाइज करना, इंट्रो गुजर चुका है, FAR 2 अभी आना है। यहाँ पे ट्रायल से हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ गई, हमारे सामने आ गई है, कोई मसला नहीं है, इतना मुश्किल नहीं होता, बेसिक वाला ही काम है। असल में तो फोकस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पर ही होता है इसमें भी, ठीक है। बहरहाल अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने जहन में यही रखना है कि अदर इन्फॉर्मेशन में वो बता देगा डेप्शन चार्ज हुई है तो फिर ये क्लोजिंग है, और अगर वो कह दे डेप्शन चार्ज होना है तो ये क्या है, ओपनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो था ओपनिंग बैलेंस। अब हमने बैलेंस शीट कोई नहीं बनानी थी, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि डेप्रीसिएशन किसकी है, मशीनरी की, किसकी है, मशीनरी की, और मशीनरी कहाँ पड़ी होती है, हेड ऑफिस में लगी होती है या सेल के शोरूम में, फैक्ट्री में होती है, तो ये खर्चा तो फैक्ट्री का होना था। अब कुछ बच्चों ने इसको, क्योंकि उसने डेबिट क्रेडिट करके भी नहीं दिया था ना, सिर्फ बैलेंसेस दिए थे, इस 280 को ही उन्होंने डेप्रीसिएशन ले लिया। हाथ खड़ा करें, होंगे कोई तो होंगे, डेप्रीसिएशन 1 2 3, कुछ हंस रहे हैं कि हम नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं तो सही हम, ठीक है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ये ओपनिंग था, हमें डेप्शन एक्सपेंस चाहिए फॉर द ईयर। अब ये गिवन क्यों था, नीचे रेट देखें तो 25% रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो हमने 640 माइनस 280 करके WDV निकालनी थी, उस पर 25% रेट लगाना था, जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आना था। चूंकि ये मशीनरी है, सवाल ना भी कहे तो हमें पता है मशीनरी फैक्ट्री में पड़ी होती है, तो ये है तो प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक हो गया। अब प्रोडक्शन कॉस्ट है तो क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है, क्या ये डायरेक्ट लेबर है, नहीं है, तो फिर ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर नजर आनी थी, ठीक है, और सही है ना। ओके, एक तो ये एडजस्टमेंट इसमें काबिले जिक्र थी, डेप्रीसिएशन मशीन की ऑन मशीन,
640 माइनस 280 इंटू 25%, सारे की सारी यहां पर 90 हो सकता था। वो कहता डेप्रीसिएशन, ये यहाँ पे लिखा होता प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और डेप्रीसिएशन निकलवाता तो फिर वो बताता जी इस डेप्रीसिएशन में इतनी कॉस्ट ऑफ सेल, इतनी फैक्ट्री से प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इतनी सेलिंग से, इतनी एडमिन से, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन वाली लेते। ठीक है ना, तैयारी भी करें ना, दूसरे सवाल भी जो टेस्ट में आना है अब बड़े टेस्ट में। ओके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हैवी किस्म का सवाल होना है। कितने बच्चों को लगता है कि वो सवाल जैसा भी होगा हम उसमें पासिंग मार्क्स ले लेंगे? सबको लगता है ना, ये होना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, आप एक अच्छी फाइट पुटअप करेंगे इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, एक अच्छी फाइट पुटअप करेंगे। मैं आपको कोशिश तो कर रहा हूँ क्वेश्चंस बता दूं, टाइम नहीं मिल रहा देखने का, लेकिन आप रिवर्स शुरू कर देना तैयारी। ठीक है, आप रिवर्स में अभी तो ये अभी अभी हमने गवर्नमेंट ग्रांट इनकम ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो आज सारा रिवाइज हो ही जाना है अभी। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट आपने अभी पढ़ा है उसको रिवाइज करें, सिर्फ जेन्युइन इक्विटी पढ़ा है, कैश फ्लो पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारे करके बोरिंग कॉस्ट की तरफ से फिर शुरू कर दें। आइए 16 को एंड पे रख लें, वो आपको आता है आपको, उसको एंड पे रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन एक दो उसके भी बता दूंगा, तो मैं कुछ एक क्वेश्चन स्टार्ट वालों में से ज़्यादा कह दूंगा, कुछ कम। तैयारी अच्छी करनी है और अच्छी फाइट पुटअप करनी है। 75 से भी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैंने 31 को शुरू करके समझा दिया था ताकि मैं इसको शामिल कर सकूँ टेस्ट में। अब इसके ऊपर जो डिस्कशंस चल रही हैं वो कॉस्ट का चैप्टर की भी तैयारी हो रही है, तो फिर देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो फिर रेवेन्यू का टॉपिक रह गया और रेशोज का रह गया, तो मैक्सिमम भी वो 25 नंबर का पोर्शन है मिलाकर दोनों। ठीक है, हद हो जाए तो 30 नंबर कर लो भी, वो अभी नहीं हमने पढ़े। तो 70 नंबर हम तैयार कर चुके हैं, वो तैयार करो। फिर ये जो 30 नंबर हैं तो मैं इंशाल्लाह तैयार करवा के घर भेजूंगा साथ के साथ, तो तुम लोगों के पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए अच्छी फाइट पुटअप करनी है। ऐसे ही समझो कि आई कैप का पेपर है और कोर्स है ही इतना जितना हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, करोगे ना कोशिश? अल्लाह ने मौका दिया है पिछली गुजरी हुई पे, अब जो है वो पानी ना फेर देना वो कमी बेशी को दूर करने का ये मौका है एक। ठीक है, 2 महीने हैं टोटल, या आज से देख लो पेपर्स तक 2 महीने बनते हैं, गिन कर 2 महीने, 29 वाला महीना है फरवरी का, तो गिन के 2 महीने ही बनते हैं। ये 2 महीने के लिए सीरियस हो जाओ, पेपर्स पास कर लो, उसके बाद फिर वेव स्किल करना, कुछ दिन बाद फिर नए पेपर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब करने आए हो सीए तो मज़ा तो यही है कि सीए होता रहे, साथ के साथ होता रहे। ठीक है, बाकी कोई अगर 10 साल 20 साल तो मैं उससे मुखातिब नहीं हूँ। ओके, उसके अलावा जो छोटी मोटी बातें हैं वो क्या है, आपको इंट्रो की रिवीजन ही कराई गई थी यहाँ पे देखा जाए तो। कैसे आपको प्री पेमेंट्स नज़र आ रही हैं, रेंट प्री पेड। अब रेंट का लेजर इंट्रो में आप बनाया करते थे, प्रीपेड अगर ओपनिंग हो तो डेबिट, ओपनिंग पेबल हो तो क्रेडिट। आपको याद हो रिवीजन करवाई थी, हम स्टेप 1 ओपनिंग लिखा करते हैं, स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश गिवन ही नहीं था, कैश गिवन था जी, ट्रायल के ही बैलेंसेस हैं, और अगर प्री पेमेंट अदर इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो फिर वो ट्रायल में तो हमेशा पेड की फिगर ही आया करती थी, तो ये उसी तरह की फिगर्स मौजूद हैं। तो पेमेंट हमें गिवन थी, कितनी है जी, कैश या रेंट 40। कितने बच्चों ने इस रेंट को, जो उसने कहा हुआ है कि रेंट जो है, रेंट इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस जो है वो 80 और 20 करने हैं, कितने बच्चों ने इस 40 का 80% यहां पे लिखा? हाथ खड़ा कर दें ईमानदारी से, कुछ भी नहीं कहूंगा, बोले। ये 40 तो रेंट पेड था, एक्सपेंस तो नहीं था, क्योंकि एक्रूअल प्री पेमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी। रेंट क्लोजिंग में प्री पेड गिवन है कितना, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी जानी थी, 35। तो इस 35 को आपने यहाँ पे पोर्शन करना था। कितने बच्चों ने ऐसे किया था? ओके, वेरी गुड, शाबाश। बाकियों को समझ आ गई? कोई ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल अभी भी समझ नहीं आई? ऐसे बच्चे जिन्होंने सवाल नहीं किया था घर पे, वो हाथ खड़ा करें। शर्म करें, शर्म करें, शर्म करें, शर्म करें, और आज जाके लाजमी ये दोनों सवाल करें। ठीक है, बस बाकी सारे ऐसे ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी, इंश्योरेंस भी, सब सेम है। हाँ, आखिरी पॉइंट was here only to परेशान यू। क्यों?
फिनिश गुड्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो जहाँ पे सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जीपी निकलता है। वो कहता है जो चीज़ें फिनिश हो गई हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र की, ये एंट्रीज ट्रांसफ़र की मैंने पढ़ानी है आपको। ये हमारे कैश कॉस्ट अकाउंटिंग का साइकिल हमारे सिलेबस में है, तो ये एक दिन आधा लेक्चर लगना है, एंट्रीज समझाऊंगा। आसान सी हैं, कोई नहीं इतनी ज़रूरत शायद टेस्ट हो, लेकिन क्योंकि किताब में आई के हमने रखी हुई है तो समझाऊंगा, थोड़ी सी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड वो बात है, ठीक है, प्योरली। बहरहाल हमने क्या बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहां से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से जो फिगर निकलती है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो यहां पर आती हैं, ठीक है जी। मैन्युफैक्चर्ड लेस, और ये फिनिश गुड्स। तो ये कहानी तो यहां की है, यहाँ से जीपी। इसको ट्रेडिंग अकाउंट कहा करते थे, हमने बचपन में जब इंट्रो में पढ़ा था, पहले बेसिक्स पढ़ते पढ़ते इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी और फिर ट्रेडिंग अकाउंट सीखा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक मैचिंग कॉन्सेप्ट ने कहा था कि ये चीज़ें बिकी नहीं है, सेल के आगे ना रखो कॉस्ट ऑफ सेल, तो सेल के बराबर ही होनी चाहिए, सेल की कॉस्ट ऑफ सेल होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो ये। अब फिनिश गुड्स वो कह रहा है ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को कॉस्ट प्लस 1/3। भाई ये वैसे कॉस्ट प्लस 1/3 का मतलब ये है कॉस्ट प्लस 1/3 1/3, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, यानी 100 प्लस 1/3 33.33 इज इक्वल टू 133 ऐसी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ी थी वैसे 1/3 वाली, शायद आसिफ वाला सवाल था। अब ये काम तो कह रहा है कि कॉस्ट गुड्स की जो कॉस्ट है उसको सेलिंग प्राइस पे रखते हैं, यानी कि बेचने के लिए ट्रांसफर करेंगे। भाई वो काम तो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते तो हमें करने की जरूरत है, ठीक है, नो डाउट। आपको सेल्स भी गिवन है, लेकिन उस सेल का हमने क्या करना है? उस सेल का तो हमने कुछ नहीं करना, बात समझ रहे हो? उस सेल का हमने कुछ करना था, बोलो। हमने तो वो वाला काम करना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ तक की कैलकुलेशन करनी थी, तो इस पॉइंट को हमने क्या करना था, देखना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इस सवाल में जल्दी से पूछे? क्लियर है ये सवाल? 8 पे मूव करें, ज़्यादा सवाल तो वहाँ पे। ओके 8, तुम पढ़ नहीं रहे भाई, तुम्हें क्या लग रहा था? नहीं वैसे तुम पढ़ नहीं रहे आजकल, क्वेश्चन क्यों नहीं किए घर पे? ये हो गए थे, चेक कराओ। ये ओवर कॉन्फिडेंट लिमिटेड है? अच्छा नहीं नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंट लिमिटेड नहीं है। ओके भाई ठीक है, ठीक है, समझ गया। इधर रखो, भी चेक करता हूँ। मेरे सवाल भी यहाँ पे पढ़ते ये मेरे, कुछ भी हो जाए ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलता मुझसे। सारे टेस्ट देकर ही बैठे हैं, मुझे पता है। जो धोखा दे के बैठे हैं वो मुझे थोड़ी धोखा दे के बैठे, वो खुद को धोखा दे के बैठे हैं। उनकी आंखें खुलेंगी जब आईके का पेपर सामने आएगा। क्वेश्चन 8 वैसे C2 की परसेंटेज ज़्यादा थी, जो मुझे मौसूल हुई परसेंटेज। C2 की परसेंटेज आपसे ज़्यादा थी टेस्ट देने की, ये बता दूं। आप C1 है ना? क्यों कम है वैसे? टेस्ट डिस्कस आइंदा से ना, टेस्ट से अगले दिन टेस्ट डिस्कस नहीं करेंगे, या कर भी लेंगे। चेंज सरप्राइज, ये ड्रामा वैसे ही नहीं चलेगा, ठीक है। वैसे भी हम इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करें, टेस्ट तो अभी हमने डिस्कस किया, और टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फुल फ्लैज शायद ही दोबारा हमें मौका मिले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ऐसे करने का। यही एक फुल फ्लैज क्वेश्चन सामने आ रहा था। थोड़ी बहुत चीज़ें इसी के अंदर ज़बानी बताऊंगा, ये भी हो सकता था, जो मुझे सवाल पिछले क्लास में डिस्कस करते हुए जहन में आया, यार ये एडजस्टमेंट भी डाल देता तो क्या था, तो वो आपको वैसे बता दूंगा कि ये एडजस्टमेंट भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन आईकेएफ की ग्रिड्स के हिसाब से देखा जाए तो कोई 7-8 नंबर का सवाल मैक्सिमम यहाँ से बना सकता है, तो इतना फुल फ्लैज सवाल जो है वो यही मौका था जिसमें डिस्कशन होनी थी। बहरहाल क्वेश्चन 8 पे आ जाए। क्वेश्चन 8 की रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी निकालो और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम भी बनाओ। लेंथी सवाल था ये, लेंथी सवाल था, इस पे टाइम लग गया काफी। ट्रायल भी 200 पे ट्रायल। ये ना क्वेश्चंस आई के अपने लास्ट टाइम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल का नाम दे के ना ऐसे फटाफट बस बना के भेजे थे एंड पे। ये थोड़ी सी चेंजेस आई थी ना, जो तो रोला डाला बच्चों ने कि कोई प्रैक्टिस मटेरियल तो है नहीं, तो चेंजेस इन इक्विटी के लिए वो 3 सवाल जो एक जैसे आपको नजर आते हैं पहले के बाद वाले,
वो हो गए, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के सवाल हो गए, ऐसे इंट्रो के लिए इन्वेंट्री के कुछ सवाल उसने फटाफट फेंके। तो ये चीज़ें जो हैं वो उस वक्त की आई हुई थी, अब तो ये इसकी किताब का हिस्सा बन गए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो बहरहाल ज़्यादा ही लेंथी सवाल था। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ बबलू लिमिटेड, ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कस्टम ड्यूटी, एंड सर्कल करें कस्टम ड्यूटी को। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये नॉर्मली नॉन रिफंडेबल ही हुआ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको पता नहीं लग रहा कि ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ है तो अजम्पशन ले सकते थे, ठीक है। बहरहाल मुनासिब अजम्पशन नहीं है इसको रिफंडेबल अज्यूम करना, लेकिन वो सवाल में देते हुए ऐसी चीज़ें लिख देता है कि चलो टैक्स बच्चे पढ़ रहे हैं, पता होगा। अगर किसी ने टैक्स ना पढ़ा हो तो उसको प्रॉब्लम तो आ सकती है, तो उसका हल सुन लें। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है नॉन रिफंडेबल ने ऐड होना है, रिफंडेबल ने नहीं ऐड होना, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि सेल टैक्स, हालांकि आप सेल टैक्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है सेल्स टैक्स इज ऑलवेज एन एडजस्टेबल टैक्स। एडजस्टेबल होता है ना, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट पढ़ ही रहे हैं आप। तो नहीं किसी ने टैक्स पढ़ा हुआ, उसको नहीं पता कि ये जो टैक्स अब सामने लिख दिया है उसने, ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। तो आपने अपनी अकाउंटिंग का बस नॉलेज झाड़ देना है, वहाँ पे टैक्स को माफ़ कर देना है। आपको नहीं पता लग रहा सेल टैक्स एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है या रिफंडेबल है, तो एक छोटा सा नोट लिख देना, आई हैव अज्यूम्ड सेल्स टैक्स एज नॉन रिफंडेबल, और ऐड कर दो, या आई हैव अज्यूम्ड सेल्स टैक्स एज रिफंडेबल और इग्नोर कर दो। अब इस सूरत में ये होगा कि उसको ये पता लग जाएगा कि इसको अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है इसके पास कि नॉन रिफंडेबल ने ऐड होना होता है, रिफंडेबल ने ऐड नहीं होना होता। हाँ, टैक्स का उसको नॉलेज नहीं था, तो इंशाल्लाह आपको ग्रेस फिर भी मिल जाएगा उस मार्क का, ठीक है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट इसके पास था। बहरहाल ऐसा होता कम ही है, इक्का दुक्का नंबर की एडजस्टमेंट आ जाती है, तो उसके लिए कह रहा हूँ अव्वल तो पता लग जाएगा आपको। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम वाले इंपोर्ट वाले जो ड्यूटीज़ लेते हैं वो नॉर्मली नॉन रिफंडेबल होते हैं, वो कभी नहीं मिला करते। और सेल्स टैक्स जो है ये रिफंडेबल है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, आप कॉमन सेंस की बात है, आपने कोई 70 लाख का मिसाल के तौर पे एक प्लाट खरीदा और उसकी रजिस्ट्री इंतकाल कराने के ऊपर आपके लग गए 3 लाख रुपए मिसाल के तौर पे। अब आप क्या कहोगे, आप अपने दोस्तों को, हमसायों को कहोगे जी मैनू दे 73 लाख दे पे है, कभी भी पैसे वापस नहीं आने, वो जो पैसे आपके लग गए 100 लग गए, अब आपको 73 लाख में पड़ गया। बल्कि आप यूं कहोगे और जी लाख रुपया तो कमीशन ने भी ले लिया सी उन्हें, प्रॉपर्टी डीलर ने, तो मैनू तो 74 लाख च पे है, तो हुन मैं वेचांगा तो 80 का वेचांगा, मैं 6 लाख रुपए तक कमावांगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी टैक्स कभी भी रिफंड नहीं होता आपको, ठीक है। बहरहाल नहीं पता लग रहा कि कौन सा टैक्स है, हमने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, हमने टैक्स की क्लास नहीं पढ़ी हुई थी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हमें नहीं पता, प्रॉपर्टी टैक्स का भी हमें नहीं पता कि ये क्या होता है, ठीक है। ये ट्रांसफर वाला प्रॉपर्टी टैक्स है या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स है, नहीं समझ आ रही इन बातों की, कोई बात नहीं, एक नोट दो, आई हैव अज्यूम्ड प्रॉपर्टी टैक्स एज नॉन रिफंडेबल। वैसे मेरा मशवरा ये है, सेल्स टैक्स का तो आपको पता लग ही गया है, उसके अलावा कोई टैक्स हो और चुप कर जाए तो उसको नॉन रिफंडेबल एज्यूम कर लेना। सेल्स टैक्स तो बहरहाल एडजस्टेबल ही होता है, ठीक है ना। चलें, तो कस्टम ड्यूटी के बाद अच्छा बातें ये भी हो ही गई। सेल्स टैक्स पेड ऑन परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये कस्टम ड्यूटी भी मेरे ख्याल में रॉ मटेरियल के ऊपर ही थी, ठीक है। इसके आगे भी ऐड कर लें, सवाल के अंदर कमी है, बस आप लिख लें अपनी तरफ से। सेल टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जी सेल्स टैक्स है, ऐड करें, नहीं, ये होता ही रिफंडेबल है, ठीक है। तो आपको मैंने आखिरी रास्ता बता दिया है, ना पता लग रहा हो तो। लेकिन एक चीज़, जो 2-4 चीज़ें मोटी मोटी तो जहन में होनी चाहिए ना, सेल्स टैक्स ना भी लिखे तो एडजस्टेबल रिफंडेबल, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी ना भी लिखे तो ये नॉन रिफंडेबल, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होते हैं ये नॉर्मली नॉन रिफंडेबल होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ लगे, कोई और नई चीज़ सामने आ जाए, तो फिर नोट का सहारा लेके अपना कॉन्सेप्ट उसको बता देना कि मैनू है पता है नॉन रिफंडेबल ने ऐड होना है और रिफंडेबल ने नहीं होना, ओके, सही है, ओके। आगे जी, कैरेज पेड ऑन हो गया, कैरेज ऐड होगा, कैरेज पे ऐड होगा, देखा ना, ये वो वाली रॉ मटेरियल मैंने कहा था, डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल परचेज की फिगर है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करनी पड़ सकती हैं, ये वही वाला सवाल था, बहुत सी चीज़ें ऐड करनी पड़ गई आपको, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेट ऐड होगा। डेमरेज एंड ऑक्ट्रॉय, हाँ यहाँ पे अब मसला आ गया ना, गड़बड़ हो गई।
डिमरेज तो नहीं, रिफंडेबल रिफंडेबल तो बात ही कोई नहीं, एक्सपेंस है। डिमरेज चार्जेस कहते हैं जब हमने पोर्ट से चीज़ों को लेट उठाया तो पोर्ट वालों ने उस पर हमारे कुछ जुर्माना लगाया, इसको कहते हैं डेमरेज चार्जेस। ठीक है, अब डेमरेज चार्जेस तो नहीं ऐड करते थे हम, वो तो हमारी सुस्ती, काहली, नाअहली की वजह से, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से ये खर्चा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ऑक्ट्राय चार्जेस को तो हम ऐड करते हैं। वो क्या है? समंदरी किराया। अब अलग तो हो नहीं सकते, तो क्या कहें, समंदरी किराए को भी छोड़ दें। भाई डेमरेज तो शायद बहुत थोड़ी सी अमाउंट होगी, ज़्यादा अमाउंट तो ऑक्ट्राय चार्जेस की ही होती है, तो उसकी ज्यादती है। ये इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था, तेज़ी में बस सवाल जब बना के भेजे थे तो शायद ये गलती रह गई उससे। तो डेमरेज को आप काट दें तब भी ठीक है, अगर लिखकर रहने दें, लेकिन इसको ऐड कर लें, क्योंकि ऑक्ट्राय ने तो ऐड होना ही था। कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मैं इनको अलग अलग कर सकूं। जब अलग नहीं कर सकता तो ऑक्ट्राय ने तो ऐड होना ही था, फिर ठीक है जाने दो इसको। ठीक है, तो ये डेमरेज वैसे ऐड होता नहीं है, अगर अलग कर सकते तो इसको कर देते। आप इस सारे को ही ऐड कर दें। कितने जो ने सारा ही ऐड कर दिया था, ये देखते हुए कि ऑक्ट्राय पड़े हैं, कितनों ने नहीं किया था, सारे इग्नोर कर दिया था डेमरेज को देखते हुए। चलें, ज़्यादा बच्चों ने वही किया था जो करना चाहिए था, बाकी भी देख लें इसको। ठीक है, ओपनिंग रॉ मटेरियल है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, लेबर वेजेस, सुपरवाइजर सैलरीज, इंटरक्ट लेबर, ऑफिस स्टाफ सैलरी, सेल टीम सैलरीज, पोस्ट एंड टेलीग्राम, फ्यूल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, रेट, टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल है तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा तो ये एसेट, प्रॉपर्टी कोई इन्वेंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हाँ उसकी इन्वेंट्री होती है, लेकिन ऐसी बात तो वो कर नहीं रहा। वो तो बबलू लिमिटेड के बारे में जो बता रहा है, फिनिश गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नज़र आ रही है। कहीं से नहीं लग रहा कि इसने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये ली होगी, वरना क्लियरली बताता ना। अब आपने आइस 40 पढ़ लिया तो बंदा ये कह सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी तो हो सकती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है, इन्वेंट्री तो नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पहले तो ये डिसाइड कर लें, प्रॉपर्टी टैक्स को आपने रिफंडेबल कहना है या नॉन रिफंडेबल। चले नॉन रिफंडेबल, ठीक है, नॉन रिफंडेबल अज्यूम कर लिया हमने कि नॉन रिफंडेबल है। इधर देखो, एक मिसाल लेते हैं। हमने एक प्लांट खरीदा 100 रुपये का, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट 100। हमने इसको अपने पास लेके आए, चलो छोड़ो, इंस्टॉलेशन करवाई, इंस्टॉलेशन पे 20 रुपये लग गए, इंस्टॉलेशन पे 20 रुपये लग गए। हमने एंट्री पास की, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 20 से। सही है, सही है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होना चाहिए, नहीं ये तो गलत हो गया। ठीक है, यानी सुनो सुनो, यानी इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर नहीं जाना, इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है और डेप्रिसिएशन के थ्रू ये एक्सपेंस बनाना है। ठीक हो गया, अब ये दो चीजें हो गई। अगर ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, तो एक्सपेंस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। ठीक है, बोलो। और अगर ये एसेट की कॉस्ट में ऐड करने वाली चीज़ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, तो एसेट में ऐड होगा। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को यहाँ पर लेकर आते हैं। अज्यूमिंग लैंड, अब पता नहीं लैंड तो पता नहीं इन्होंने कितने का खरीदा था, प्रॉपर्टी टैक्स है ना, तो प्रॉपर्टी ही लिख देता हूँ मैं। प्रॉपर्टी को खरीदी हमने मिसाल के तौर पे 500 रुपये की, प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 500। ठीक है, अब अगली बात, थोड़ी देर के लिए गलत बात लिखने दो। प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना है? 14 पॉइंट, चलो 5, ठीक है 57, कॉन्सेप्ट ले लो बस। अब अगर आप इसको एक्सपेंस बना रहे होते तो अब आपका अगला सवाल होता, क्या ये प्रॉपर्टी फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है? अगर आंसर होता हाँ तो ये एक्सपेंस। अगर ये प्रॉपर्टी सेलिंग एडमिन में होती तो इसका एक्सपेंस। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स को तो हम क्या रहे हैं, नॉन रिफंडेबल, तो फिर ये तो एक्सपेंस है ही नहीं, ये तो सिरे से इग्नोर होगा। इसने तो प्रॉपर्टी, ओहो चलो, इसने तो
प्रॉपर्टी में, मैंने कहा ये दो मिटा देंगे, प्रॉपर्टी में डेबिट होकर कैश को क्रेडिट करना था हमने, इससे तो एक्सपेंस बनना ही नहीं था। इसका मतलब हमने तो सवाल में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इनकम और इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो वहां पे तो इसने आना ही नहीं है, ये तो डेप्रिसिएशन के थ्रू होके आएगा, तो इसको क्या कर देना था, इग्नोर। तो जिन्होंने इसको नॉन रिफंडेबल अज्यूम किया उनको इसे करना चाहिए था इग्नोर, है भी नॉन रिफंडेबल ही। और अगर वो खुदा ना खास्ता इसको रिफंडेबल समझ जाए तो फिर उसको अगली एक और असम्पशन भी लेनी पड़ेगी। वो कहेगा जी आई हैव अज्यूम्ड दैट दिस प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड फॉर हेड ऑफिस, एडमिन में डालना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? लेकिन असल ट्रीटमेंट तो यही था। प्रॉपर्टी टैक्स चूंकि होता है नॉन रिफंडेबल, तो वो तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है। हम एसेट की कॉस्ट, हम प्रॉफिट एंड लॉस तो बना नहीं रहे कि वहां पे हमने इसको जाके ऐड करना था, हुआ होगा ऐड, पर एक्सपेंस नहीं बनाना इसको। इस एसेट तो डेप्रिशिएट होके एक्सपेंसेस में आना है, और डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज हो गई होगी। ठीक है, सही है। चले इसको, गुड क्वेश्चन, मैं इसको देख लूंगा फिर। प्रॉपर्टी टैक्स हर साल वाला है या ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है, बहरहाल इसको अगर मैं कह रहा हूं अगर इसको हम रिफंडेबल, तो फिर भी शायद ये नहीं है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है इसको हम देख लेंगे। लेकिन इन एनी केस अगर आप इसको रिफंडेबल अज्यूम करोगे तो हमारी इस कैलकुलेशन में आएगा, नहीं करोगे तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है वो देख लेते हैं। इसको मैं देख लूंगा। अगर देखें, पहली बात, अगर एसेट की कॉस्ट में ऐड किया है हमने प्रॉपर्टी टैक्स को, तो फिर नहीं लेकर जाएंगे। और अगर हमने इसको एक्सपेंस ही करना है कि जी एसेट तो काबिल इस्तेमाल हालत में आ चुका था, प्रॉपर्टी टैक्स दो दफ़ा हो सकता है। जब आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, आपने टैक्स पे करके अपनी कर ली, या आप हर साल पे कर रहे हैं। वैसे सारी प्रॉपर्टीज में शायद हर साल होता है, नहीं होता? सारी प्रॉपर्टीज में होता है, अल्लाह माफ़ करे, यानी कि कोई बचत नहीं है कितों भी। चले, बहरहाल शायद कुछ छोटी अमाउंट की प्रॉपर्टी हो तो उस पर ना भी होता हो। ठीक है, तो गरीब आदमी को तो नहीं पता होता ना, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज वालों को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता होगा, कमर्शियल वालों को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता होगा। बहरहाल ये एक बहुत डिबेटेबल बात है। फिलहाल तो मेरी बात सुने, अगर इस प्रॉपर्टी टैक्स को आप अज्यूम करते हैं कि ये रोजाना मतलब हर साल वाला है, तो फिर उसके आगे देखना पड़ेगा कि आप उसको एक्सपेंस में लेकर जा रहे हो तो किस तरफ लेके जाओगे, कॉस्ट ऑफ सेल में या सेलिंग में या एडमिन में। और अगर आप इसको ये अज्यूम कर रहे हो जो मैंने कहा कि एक्वायर करते हुए प्रॉपर्टी आपने टैक्स पे किया, तो जान छूट जाएगी, बस यहीं पर रख लो, जान छुड़ा लो। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन वो अगले 10-20 साल में जाएगा, ये एक ही दफा जा रहा है, फर्क तो यही होता है। ओके, फिनिश गुड्स परचेजेस, फिनिश गुड्स भी खरीद भी रहे हैं, अच्छा बना भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, कोई मसला नहीं। कैरेज पेड ऑन फिनिश गुड्स परचेजेस, कैरेज आउट इधर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, कैंटीन, सेल टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल्स, टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल्स है। अब FAR 2 वाली दो बातें यहाँ पे कर गया, आगे भी एक और आ रही है मेरे ख्याल से, कोई नहीं, खैर है, जाके पढ़ ही लेंगे। वैसे हम रेवेन्यू के टॉपिक में शायद ये जुमला पढ़ें ना भी पढ़ें, तो वैसे आपको बता रहा हूँ, शायद ना भी गुजरे उस वक्त याद ना आए कि ये बात यहाँ रेफर करनी है। IFRS 15 हमें ये कहता है कि अगर आप किसी के बिहाफ पे कोई पैसे किसी से कलेक्ट करते हैं तो वो आपका रेवेन्यू नहीं है। लॉजिकल सी बात है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपए की चीज़ 117 की बेची जी, 17 रुपए इस पे GST है, आपके कितने हैं इसमें? 100, 17 किसका है? गवर्नमेंट का। तो क्या आप अपने सेल या रेवेन्यू को 117 पे रिकॉर्ड करेंगे या 100 पे? तो आप कहेंगे जी कैश डेबिट 117 जो आए, सेल क्रेडिट 100 और 17 पेबल टू सरकार लायबिलिटी बनाएंगे। ठीक है, बात समझे नहीं समझे? बात लिख दूं, ये असल में वैसे आपके लेवल की बात है नहीं, लेकिन चलें, कैश आया, आपने 117 रुपए आपने अपने कस्टमर से ले लिए। ठीक है, इसमें से 17 किसका है? सरकार का, पेबल टू सरकार, पेबल टू गवर्नमेंट 17। तो आपका फिर कितना है? इसको आप रेवेन्यू में सेल में ले जाओ। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? तो सेल टैक्स क्या कह रहा है? सेल्स टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल्स, आपने सेल की, सेल टैक्स रिसीव हुआ, आपका थोड़ा ही है, आपका नहीं है ये। तो इसको आपने क्या करना है? इसको आपने लायबिलिटी बनाना है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नजर
नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सही है और सही है ना। वो बेटा इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट होती है। आपने परचेज पे टैक्स पे किया होगा भाई, इसको लायबिलिटी बना रहे हैं हमने, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम नहीं बनाया, समझिए। लेकिन वो हम लोग परचेज में ऐड करके शो कर रहे होते हैं। अब वो तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स है कि हमने इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट करके गवर्नमेंट को क्या देना है। ठीक है, लेकिन मकसद है, अब सुने मकसद क्या है। अगर सवाल में वो लिख देता ना सेल इंक्लूड सेल टैक्स, तो वो निकालना पड़ना था। मकसद सिर्फ इतना सा है, लेकिन ये अलग पड़ा है तो इसको क्या कर देना, इग्नोर कर देना। ठीक है, बैलेंस शीट बना नहीं रहे हो। ओके, बातें बढ़ जाएंगी ना फिर। मैं बता तो रहा हूँ कि FAR 2 की ये दो बातें FAR 2 के लेवल की हैं। जैसे इससे आगे जाकर शायद कहीं सेल डिस्काउंट भी दिया हो, कहीं दिया हुआ एंड पे। चलें, बहरहाल सेल टैक्स, सेल्स, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट मैंने पहली बार देखा वैसे। इसको छोड़ो, पहले सेल डिस्काउंट बताता हूँ वो क्या होता है। सेल्स डिस्काउंट, नीचे क्या है जी, सेल रिटर्न है, उसके बाद सेल्स डिस्काउंट अंडरलाइन करके लिखो। ये उधर लिखे हुए हैं, मैंने नाम लिख दिए थे पिछली क्लास में। डिस्काउंट दो तरह का होता है, हमने पढ़ा था, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का दूसरा नाम है सेटलमेंट डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट, सॉरी, कैश डिस्काउंट का दूसरा नाम है सेटलमेंट डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट का दूसरे नाम है बार्गेन डिस्काउंट भी कहते हैं उसे, और सेल्स डिस्काउंट भी कहते हैं। तो ये लिख लें अपने पास। जल्दी करें, टेस्ट भी डिस्कस करना है, जल्दी करें। ओके, हाँ जी, ट्रेड डिस्काउंट या सेल्स डिस्काउंट जो होता है, इसको हम इग्नोर किया करते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करना होता है। यानी अगर ये सेल में पड़ा होता तो हम उसको माइनस करके सेल को लिखते। याद है आपको, हमारी कहानी इससे बात शुरू होती है। ठीक है, तो हमने उसको माइनस नहीं करना, बस जस्ट क्या कर देना है, इग्नोर कर देना, क्योंकि सवाल ने आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं बताई थी कि ये शामिल है सेल्स के अंदर। ठीक है, अब परचेज डिस्काउंट मैंने भी पहली बार ही देखा है, तो शायद ये वही है कि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो फिर इसको भी क्या करना है, हमने इग्नोर ही करना है। अगर इंक्लूडेड होता परचेज में तो इसको भी क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, जब सेल डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया, तो फिर परचेज डिस्काउंट क्या है, जो हमें अलाउ हुआ होगा, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहीं आपके सामने पढ़ के मैंने भी ये डिसीजन यहीं पे ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बैड डेट है, सेल्स हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन के अंदर हर चीज़ को उसने बांट 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 के लिख दिया, और रिक्वायरमेंट थी मेरे ख्याल में। इसके अलावा इस सवाल में कोई डिस्कशन की काबिल बात नहीं थी। सवाल को दोबारा कर लीजिएगा, अगला सवाल अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लेंथी से फजूल फजूल सवाल हैं। ठीक है, इससे अगला सवाल नहीं करना, और कोई सवाल नहीं करना फिलहाल। जो सवाल कहूँगा सिर्फ वही करने हैं। ओके, अब ज़रा टेस्ट ओपन कर लें। कोई भी चीज़ क्या, नहीं, एक्सपेंस का कोई नाम तो होगा, डिमरेज ऑक्ट्राय। हाँ, देखें, अब या तो कोई पैकिंग मटेरियल भी आ रहा होता, या कोई स्टोर स्पेयर्स आपने खरीदे आ रहे होते, तो फिर भी ये क्वेश्चन आपके जहन में आता कि इसको कहाँ फेंकें। अब अगर नज़रिया आपको सिर्फ रॉ मटेरियल आ रहा है परचेज होता हुआ, तो उसमें ऐड कर दें। लेकिन आप कह सकते हैं कि जी फिनिश गुड्स भी हैं, तो फिनिश गुड्स का किराया तो वहीं पे दिया हुआ है उसके साथ। हाँ, अगर वो ना होता तो भी आप अज्यूम कर सकते थे ये फिनिश गुड्स के साथ है, तो अजम्पशन लेके चला जा सकता है। पर इतना वेग सवाल नहीं होता, मैंने आपको बताया। ये जस्ट एक एग्जांपल दी आपको कि हाँ, बस ज़रा डाटा संभालना आता है या नहीं आता, बस दैट्स इट। पेपर में जो सवाल दूंगा इंशाल्लाह वो अच्छे लेवल का होगा, एग्जाम लेवल का होगा। सोया फ्राई पास पेपर का सवाल था, एग्जाम लेवल का सवाल था, आपने किया। इस जैसा सवाल आप इंशाल्लाह टेस्ट के अंदर देखेंगे, 10 से 15 नंबर का वो भी होगा, अच्छा सवाल होगा। वो एग्जाम के अंदर ज़रा क्लियर क्लियर बातें होती हैं। ये तो ज़रा प्रैक्टिस के लिए उन्हें तेज़ी में फेंक दिए थे, तो मैंने भी कहा चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्वेश्चन ओपन करवा देता हूँ। भाई टेस्ट दिया हुआ है सबने, एंड वाले भाई आपने टेस्ट दिया हुआ, नहीं दिया हुआ खड़े हो जाओ ना जरा, खड़े हो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोल के इसके आगे खड़े हो जाओ ताकि दरवाज़ा बंद ना हो। क्यों नहीं दिया टेस्ट तुमने?
ये तो कोई बात नहीं, आए नहीं तो टेस्ट तो दे देते। किसने कहा ये? मेरे दिल की आवाज किसने बोली है? कौन था ये, बता दो। अपनापन सा महसूस हुआ है, कौन था ये? एक बारी दस्ते दे दो जरा। जी, सबने टेस्ट दिया हुआ है जो बैठे हैं। चले, चले ठीक है जी। जो टेस्ट दिया हुआ है जिन्होंने और बैठे हैं, या अल्लाह तो उन्हें पास कर दे। तो टेस्ट दिए बगैर बैठे, मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। से नया नहीं है यार, ये इतना मोटा है कि ये पहनता कभी। इनफैक्ट ये सही बताऊं तो ये 3 साल पुराना है, लेकिन ये इतना भारी कोट है कि मैं सोच सोच के अभी 10 दिन सर्दियां गुजार ली और फिर आज पहना है कि अब जो पहन के अब थका थका से महसूस कर रहा हूँ। अब फिर कल मैं नहीं पहन के आऊंगा। तुम्हें किसने कहा ये लड़कियों वाली बेल्ट है? ये लड़कों वाली बेल्ट है। ओके। यार तारिक तुम तो खड़े हो जाओ ना, खतरनाक आदमी है ये। अच्छा क्वेश्चन कर लें, टाइम नहीं है, वो 5 मिनट पहले ब्रेक हो जाएगी मेरी तो। आज जो है 1-2 दिन हो गए, अगर ऐसे तो माफी दे दिया करो। सांप लिमिटेड इज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बैठ जाओ तारिक भाई, कोई चीज आगे रख दो, बैठ जाओ आप भी। सांप लिमिटेड इज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इट कंस्ट्रक्ट्स बिल्डिंग्स फॉर रीसेल, फॉर लीजिंग, फॉर प्राइवेट यूज। पहला लेक्चर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का याद करें तो आपको मैंने यही 3 किस्म की चीज़ें बताई थी कि अगर प्रॉपर्टी हमने फॉर यूज़ रखी हुई है ऑर्डिनरी कोर्स में तो पीपीई लगेगा। अगर हमने इसको रखा हुआ है, नहीं रुक रहा दरवाज़ा, रुक जाएगा, तंग तो नहीं हो रहे भाई, पढ़ाई में तो नहीं? अच्छा, अगर हमने इसको ऑर्डिनरी कोर्स में इन्वेंट्री के तौर पे रखा हुआ है तो इसको IS2 इन्वेंट्री अप्लाई करते हैं इस पर। और अगर इसको हमने एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल या दोनों, इन दोनों मकासद के लिए इकट्ठा ही रखा हुआ है तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है और ये बिल्डिंग्स को बनाकर बेचते भी हैं, बिल्डिंग्स को बनाकर किराए पे भी चढ़ाते हैं और बिल्डिंग्स को बनाकर खुद भी इस्तेमाल कर लेते होते हैं। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये जब कल मैं यहाँ से चला गया था तो दूसरे कैंपस बच्चे टेस्ट दे रहे थे, तो मैं भी इस टेस्ट का सोल्यूशन बना रहा था जो आपको दिया है। तो ये इस तरह से आप करते हैं, मुझे उम्मीद है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 7 सवाल, पढ़ते हुए मैं ये चीज़ें कुछ लिखता गया। कैसे? मैंने सिर्फ इतना इतना पढ़ा पहले सवाल को। आ बिल्डिंग दैट सांप लिमिटेड हैड कंस्ट्रक्टेड इन इस्लामाबाद हैड बीन ऑन मार्केट फॉर 2 years एंड वॉज स्टिल नॉट सोल्ड। ये इन्वेंट्री थी, उसकी ऊपर ऊपर पट्टी लगी हुई थी, फराए फरोख्त, राब्ता नंबर फलां फलां, 2 साल से नहीं बिकी। ऑन 1 मार्च 15 हमारे साल के दौरान सांप लिमिटेड टुक इट ऑफ द मार्केट एंड लीज्ड इट इंस्टेड। जी, इन्वेंट्री से ट्रांसफर किया। अब मैंने इस पॉइंट के साथ भला क्या लिखा था? ओपनिंग बैलेंस 0 है और ट्रांसफर्ड इन है फ्रॉम इन्वेंट्री, ताकि मुझे पता हो इसमें एडजस्टमेंट क्या पड़ी हुई है। ठीक है, ओपनिंग क्या है? 0 है, क्योंकि इस साल में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो लीस्ट के आगे रेंटेड आउट लिखा हुआ है ना, ये मैं बस तरस खा के आपको लिख दिया मैंने आपके सामने, वरना मैंने ये कहा था आपको कि लीज का मतलब रेंट ही है। और मैं तो वो बात भी आपके साथ कर चुका हूं जो अभी तक कहीं नजर नहीं आई कि अगर कभी फाइनेंस लीज का लफ्ज इस्तेमाल कर दे, हालांकि आपके सिलेबस में तो है नहीं, उसका मतलब ऐसे जैसे बिक गया, और ऑपरेटिंग लीज ऐसे जैसे किराए पे है। ठीक है, लेकिन वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, वो सिंपली क्या कहता है? लीज, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो लीज आपके जहन में भी लीज का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यही है कि आपने किराए पे कोई चीज ले रखी है। ठीक है, जो आपकी है नहीं, आप इस्तेमाल करते हैं और आप उसका किराया पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल लीजेस का स्टैंडर्ड तो आप FAR 2 में ही पढ़ेंगे। तो 1 मार्च पे ये बिल्डिंग इन्वेंट्री से निकाल के हमने, हाँ, हमने पट्टी उतारी बराए फरोख्त और उसके ऊपर लिख दिया किराए के लिए खाली है, राब्ता नंबर फलां। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। अब बाकी अकाउंटिंग बाद में देखते हैं, सबको जरा डिसाइड करते चलें। ठीक है, तो इसका ओपनिंग 0 था और ये ट्रांसफर्ड इन है फ्रॉम इन्वेंट्री। ठीक हो गया। बुलेट 2, द फेयर वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इन बलोचिस्तान रेंटेड आउट टू टेनेंट्स। अंडरलाइन करें, रेंटेड आउट टू टेनेंट्स का मतलब क्या है? ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है।
तो इसका मतलब ओपनिंग, साथ ही आपने लिख लिया होगा ओपनिंग होगा, ठीक है। लेकिन अब वो कैलकुलेट तो बाद में ही करेंगे ना, ओपनिंग तो होगा ना। ऑलरेडी रेंटेड आउट है ये। हैज नेवर बीन, वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इन बलोचिस्तान हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल एंड दिस बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन यकम जनवरी 12। आज से कोई इस साल से कोई तीन एक साल 3-4 साल पहले की बात ही कर रहा है, ठीक है। जितने भी यहाँ गिन लेंगे उस वक्त। और वो इट वॉज कम्प्लीट एट अ कॉस्ट ऑफ 5 million. इट्स टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 1 million. बोथ एस्टिमेट्स हैव रिमेन्ड अनचेंज। याद आ रहा है कुछ? असल में ना आखिरी बुलेट पढ़ें, आखिरी बुलेट। सांप लिमिटेड अप्लाइज द फेयर वैल्यू मॉडल टू इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एंड कॉस्ट मॉडल टू इट्स। हमने कॉस्ट मॉडल को क्या करना था और पीपीई को क्या करना था? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पीपीई को भी साथ बनाया होगा, मैं बताता हूँ वहाँ पे पहुँच के, जब पहुँचूंगा वहाँ पे। हमने पीपीई के किसी कोई चीज़ पीपीई से आई है, बस जब आई है तो हमारे नोट में, जो चली गई है पीपीई में तो जब चली गई है तो हमें उससे क्या, हमारी तरफ से बाढ़ में जाए, यहाँ से चली गई है। रिक्वायरमेंट वॉज प्रिपेयर शो द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोट। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है बस वही हमारे नोट में होनी थी, पीपीई नहीं। आपको मैंने एक्सप्रेसली कहा था ये कि जब तक मैं ना आपको अलाउ करूं, आपने पीपीई का और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट अलग रखने हैं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली कहीं पे नजर नहीं आए ये नोट इकट्ठे, ठीक है। और अभी तक भी नजर नहीं आए, इसलिए आप अलग अलग ही रखेंगे, आप अलग ही रखेंगे। बल्कि अब मुझे नजर आ भी गए तो आप हमेशा अलग ही रखेंगे, ठीक है, सही है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना था। बहरहाल पॉलिसी क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रखते हैं फेयर वैल्यू पे। तो वो तो हमने कहा था अगर एक को फेयर वैल्यू पे करना है तो सबको करना है, तो फिर ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम शो ही नहीं करेंगे। एक्सेप्शन थी कि अगर किसी की फेयर वैल्यू ना डिटरमिन हो सके तो उसको कॉस्ट पे रख लेना, ठीक है। तो बहरहाल पॉइंट 2 के साथ आपने लिख लिया होगा ओपनिंग होगा और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है एट कॉस्ट। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है एट कॉस्ट, यही कह रहे हैं ना, एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी है और पड़ी हुई किस पे है, कॉस्ट पे, ठीक है, सही हो गया। आगे नंबर 3 बुलेट ऑन 30 सितंबर 15 सांप लिमिटेड एविक्टेड, एविक्टेड कहते हैं निकाल देना, ठीक है, निकाल दिया द किरायादार्स फ्रॉम अ बिल्डिंग इन कराची एंड मूव्ड इट्स हेड ऑफिस इनटू द बिल्डिंग इंस्टेड। जी हेड ऑफिस बनाया है, पहले किराए पे थी, पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, बना लिया पीपीई। तो इसके साथ आपने लिखा ओपनिंग होगा, ठीक है, ओपनिंग होगा। और अगली बात क्या लिखी आपने, ट्रांसफर्ड आउट टू पीपीई। ओपनिंग होगा ना, एग्जिस्टिंग जो है, ठीक है। ऑन दिस डे फेयर वैल्यू इतनी थी, फेयर वैल्यू पिछले साल इतनी थी, पढ़ेंगे, अब बारी आएगी इस एडजस्टमेंट की तो पढ़ेंगे। आखिरी लॉर आ गया। ऑन 30 सितंबर 15 सांप लिमिटेड किराए पे दी एन पुरानी हेड ऑफिस बिल्डिंग, एन पुरानी हेड ऑफिस बिल्डिंग यानी यूज कर रहे थे, लीज्ड आउट यानी किराए पे दे दी, हाँ जी, पीपीई लीज, हाँ पीपीई था, ओल्ड पुरानी हेड ऑफिस बिल्डिंग थी, यूज कर रहे थे, पीपीई में थे कि लीज्ड आउट किराए पे दे दिया। तो ये क्या है, ये पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो साइड पे आपने लिखा ओपनिंग 0, क्योंकि इस साल में ही हो रहा है ना ये काम, तो 30 सितंबर 15 में ट्रांसफर हुई, ट्रांसफर इन, ठीक है। तो आपने लिखा ओपनिंग 0 और साथ लिखा ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम पीपीई, ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम पीपीई, ठीक है। और ये 5 नंबर तो मैंने ऐसे ही परेशान करने के दिया था, इग्नोर करना था इसको, इग्नोर नहीं करना था। डिस्क्लोजर पढ़ाए थे, नीचे लिखा था, आपको लिख के दिया था, बल्कि पढ़ाया था वहां पे, और नोट के नीचे बना के भी दिखाया था, एग्जाम्पल भी दी थी, मैंने कहा भूल ना जाए। उसमें लिखा था अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम, रेंटल इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन हो तो वो भी लिख दो, तो लिख देने थे नीचे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं थे, इनकम तो थी ना, लिख देना था नीचे, ठीक है, सही है। डिस्क्लोजर का मतलब है कहीं ना कहीं लिखो,
इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते तो हम अदर इनकम में शायद ये शो कर देते, तो हम स्टैंडर्ड को कहते, ऑडिटर आता ना तो पूछता कहाँ डिस्क्लोज है, तो हम कहते हैं वो देखो ना यार अदर इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है। बिल्कुल ठीक है, डिस्क्लोजर कहीं भी दे दो, लेकिन अभी तो हमारे सामने इनकम स्टेटमेंट है नहीं हमारे हाथ में, तो कहीं तो डिस्क्लोज करना है ना। अगर ये इन्फॉर्मेशन दी है तो दुम में लगा के इसको डिस्क्लोज करो। ओके, सही है। ओके, नेक्स्ट क्या, बस नेक्स्ट तो हो गया खत्म। अब वापस आ जाएं, अब नंबरिंग जरा जिस हिसाब से मैंने सोल्यूशन बनाया वो कर लें बुलेट्स की। असल में मैंने ना ये बलूचिस्तान वाली कॉस्ट वाली को पहले पकड़ लिया था, वो पहला कॉलम उसी का बन गया, तो इसलिए आप बुलेट 2 बलूचिस्तान वाली के साथ नंबर 1 लगा दें, ठीक है। बाकी फिर तरतीब में ही है, यानी बुलेट 1 के साथ 2 लिख दो, इस्लामाबाद बाद में, ठीक है। बुलेट 3 के साथ कराची के साथ 3 लिख दो, आगे सही है। बुलेट 4 के साथ लाहौर 4 लिख दो, आगे तो सही है। बुलेट 5 6, अब 4 कॉलम्स बनने थे हमारे नोट के अंदर, ठीक है। क्योंकि कहीं ओपनिंग में नहीं थे, क्लोजिंग में आ गई हैं प्रॉपर्टीज, कहीं ओपनिंग में है क्लोजिंग में नहीं है, तो मूवमेंट तो 4 बिल्डिंग्स की शो करनी है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें, अच्छा सोल्यूशन कितना पढ़ेंगे, हैंड रिटन सोल्यूशन, आदत का पता है ना आपको अपनी का, सोल्यूशन कितना पढ़ेंगे हैंड रिटन, जितनी एडजस्टमेंट आएगी फिर फौरन वापस आएंगे, ठीक है, ताकि जहन चले। अगर इसको देखना शुरू कर देंगे ना आगे, तो जहन चलना रुक जाएगा, जो कि बहुत खतरे की बात है, ठीक है। ओके, अब जरा फॉर्मेट को देख लेते हैं। सजेस्टेड सोल्यूशन आपके हाथ में है, टेस्ट 9 का सोल्यूशन 1 है, सांप लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, नोट नंबर 9 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर्मेट देखते चलते हैं, पहले इधर कोई फिगर नहीं देखनी है आपने। कॉस्ट या बिल्कुल वैसा ही है, पीपी जैसा नोट है, वहां पे हम लिख देते थे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नीचे लिखते थे कॉस्ट या रीवैल्यूएशन, यहां पे लिख दिया कॉस्ट या फेयर वैल्यू। अब मैक्सिमम क्या कुछ आ सकता है इसमें, ओपनिंग, एडिशन, ट्रांसफर इन आउट, फेयर वैल्यू, प्लस माइनस और डिस्पोजल, ठीक है। क्लोजिंग पे आ गए। फिर अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ सकती है, ओपनिंग प्लस डेप्रिसिएशन लेस डिस्पोजल और क्लोजिंग, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कैरिंग अमाउंट। वैसे तो उसूली तौर पे मुझे कैरिंग अमाउंट इससे पिछली भी दिखा देनी चाहिए थी, जैसे आपको पीपी की नोट में सिखाई हुई है, लेकिन उसने कहा था कंपैरेटिव्स को इग्नोर कर दो, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा। 12 लिख लेने में हर्ज नहीं है, ठीक है। चलें वापस आए अब सवाल पे। अब 1 बाय 1 चलना है हमने, तो बुलेट 1 जिसके साथ लगा हुआ है उसकी सारी बात यहां से पढ़ के फिर सोल्यूशन में जाके देखेंगे, दिमाग के अंदर सारा सोल्यूशन कर लेंगे ना पहले, ठीक है। बुलेट 2 पहले पढ़ रहा हूं मैं। द फेयर वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इन बलोचिस्तान रेंटेड आउट टू किरायादार्स हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल एंड दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 12 एट अ कॉस्ट ऑफ 5 million. Its total estimated life was 10, residual value was 1 million. Both estimates have remained unchanged. अगर हमने इसको कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, सोल्यूशन भाई नहीं देखना, जब कहूंगा सोल्यूशन तब देखना है, सिर्फ सवाल पढ़ो या ये नीचे करो सफा, ऐसे मेरे सामने रहो, ठीक है। ओके, दरवाजा बंद कर दो भाई, शोर शराबा शुरू हो रहा है जी। अगर हम इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं रख सकते तो इसका मतलब कॉस्ट पे रखा हुआ है। अब कॉस्ट पे रखा हुआ है, यहाँ पे तो कोई रीवैल्यूएशन मॉडल, और रीवैल्यूएशन मॉडल भी तो फेयर वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू डिटरमिन ही नहीं हो सकती, तो ये तो कॉस्ट पे ही पड़ा है, ठीक है। अब कॉस्ट पे पड़ा है और हमने इसको खरीदा नहीं, बनाया, जो भी किया था, बनाया था, कंप्लीट कर लिया था 1 जनवरी 12 पर, कितनी कॉस्ट पर, 50 लाख, 5 मिलियन, 50 लाख की कॉस्ट हमें पड़ी थी 1 जनवरी 12 को, ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी। तुमने टेस्ट दिया था, लग नहीं रहा मुझे आज तुम्हारी शक्ल से, सही से दिया था, दिया था, समझ नहीं आई थी सवाल की, थोड़ी बहुत आई थी। ये मिलो मुझे, तुम इसके जो 2-3 दोस्त हो जरा मुझे मिलो क्लास के बाद, कर लेते हैं इसके साथ। इधर मत देखो, लुक एट मी, वो मेरे एजेंट्स हैं, ओके। तो उनकी तरफ ऐसे आंख उठाने का मतलब तुमने मेरी तरफ ऐसे आंख उठाई है, गुस्ताखी करते हो उस्ताद की तरफ ऐसे आंखें उठाकर। बीमार तबीयत सही है, सही है, टेस्ट दिया था, शुक्र है हंसा तो सही, मेरा हंसता खेलता बच्चा है, पता नहीं क्या हो गया। मिलो मुझे, और ये डराए तो फिर मैं देख लूंगा इसको, ओके।
अच्छा जी, अब यकम जनवरी 12 पे हमने ये 50 लाख की बना ली थी, अब ये बिल्डिंग हमारे पास है, फेयर वैल्यू पे आ नहीं सकती, तो एक बात बताई थी, ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहले निकालने हैं। नोट तो भाई इसी तरह बनना है ना, पीपी जैसा नोट जो है, तो 31 दिसंबर ये यकम जनवरी 15 को ओपनिंग नहीं निकालना। हालांकि आप निकाल सकते हैं, यहाँ तो कोई मसला ही नहीं था रीवैल्यूएशन वाला, लेकिन उसूल नहीं छोड़ना। जहाँ पे रीवैल्यूएशन आ जाएगी तो ये रिवीजन तो इस बात की होती रहे ना। मैंने कहा था यकम जनवरी 15 को ओपनिंग कभी भी यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर नहीं निकालना, एक साल पीछे जाओगे, 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग कैलकुलेट करोगे, उसको यकम जनवरी 15 का ओपनिंग बना लेंगे। तो 31 दिसंबर 14 पे आ जाओ। अब जो एसेट हमने यकम जनवरी 12 को बनाया था 5 मिलियन का, कॉस्ट है, तो कॉस्ट तो फिर अभी तक नहीं बदली होगी। तो 12 31 दिसंबर 12 आया, 13 आया, 14 आया, 3 साल गुजरने के बाद भी 31 दिसंबर 14 पर एसेट अकाउंट में क्या मौजूद होगी? कॉस्ट। कितनी कॉस्ट? 50 लाख। तो 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग अगर 50 लाख है, तो यकम जनवरी 15 को ओपनिंग कितना होगा? अब थोड़ी सी झाती मारो ऐसे करके सोल्यूशन में। सबसे पहली बिल्डिंग नजर आ रही है बलोचिस्तान की बिल्डिंग। सोल्यूशन है तुम्हारे पास? सबके पास है ना सोल्यूशन? क्या नजर आ रहा है ओपनिंग पे? 5 मान। बस वापस छुपा लो, ओपनिंग निकल आया। अगली बात, 31 दिसंबर 14 पे ही हम खड़े हैं और अब हमें चाहिए अक्यूमुलेटेड। नहीं, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल है, क्यों अक्यूमुलेशन? इसको नहीं रख सके थे फेयर वैल्यू पे, तो इसको फिर कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ होगा, इसको डेप्रिशिएट करते हुए आ रहे होंगे। तो अब डेप्रिसिएशन निकालनी है यकम जनवरी 15 की। नहीं नहीं, गलत बोला। आप बोलो 31 दिसंबर 14 की अकोमोडेशन की बात करें, वो ओपनिंग बनाएंगे क्लोजिंग को ना कहें आप ऐसे। हमें गलत सिखाया फिर आपने, ये बोला करें आगे से। आपने कहा था 31 दिसंबर 14 पे कैलकुलेट करना, बस कहने ना लग जाना। ठीक है, समझ गया, कुछ शुरू हो जाते हैं अब साथ ही। ओके, यकम जनवरी 12 पे हमने ये बिल्डिंग बना ली थी, अब ये डेप्रिशिएट होना शुरू हुई। 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, 1000 इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर 10। 5000 माइनस 1000 ओवर 10, कितने साल की डेप्रिसिएशन? एक की निकलेगी ऐसे। अब 12 13 14 कितने साल? कैलकुलेटर पे करो, फिर फिगर देखेंगे जाकर। कैलकुलेटर काट लो, पायन उल्ली लग जानी उन्होंने। यू नो व्हाट इज उल्ली? यू नो व्हाट इज उल्ली? What is ulli? उल्ली मीन्स फंगस। फंगस। वैसे तो पंजाबी में पंजाबी सराइकी में उल्ली बॉल को भी कहते हैं ठीक है, तो चलें छोड़े, जो बैठे हुए हैं ऐसे लोग जो सराइकी स्पीकिंग है वो कहेंगे नहीं तुम लोग उल्ली नहीं कहते हो, डेरा गाजी खान वाले उल्लू कहते हो बॉल को। हाँ, क्या कहते हो तुम लोग बॉल को? कैलकुलेटर निकालो। चलो छोड़ो, फिर अलहदा बता देना। ओके जी, हाँ जी। 5000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 10, एक साल की डेप्रिसिएशन इंटू 3 क्या आ गया? ये 1231 दिसंबर 14 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो यकम जनवरी 15 का ओपनिंग भी यही होगा। चाती मारो, एक्यूमुलेशन का ओपनिंग 1207 लिखा हुआ, ये इसके साथ लिखा हुआ है ए। ये ए क्या है? नीचे जाओ, फुट नोट्स। जितना दिखाया जाए पेपर सिर्फ उतना देखा है, दरमियान में किसी नजरों की हिफाजत करनी है, किसी चीज पे नजर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? दरमियान में किसी चीज पे नजर ना पड़े। और फुट नोट्स पे आओ प्लीज, ध्यान से सुने। फुट नोट्स या वर्किंग्स ये नोट का पार्ट नहीं होते, इसलिए मैंने आपके लिए साथ लिखा नॉट पार्ट ऑफ नोट। अलग से हेडिंग होनी चाहिए वर्किंग्स की क्लियरली। यहां पे देखो ए के साथ क्या लिखा हुआ है? 5, यही कैलकुलेशन हुई पड़ी है। 1200 की ओपनिंग एक्यूमुलेशन निकल आई है, ठीक है? ये 1200 आपने अब छुपा दिया, दोबारा सॉल्यूशन को छुपा दिया, ठीक है? ओके, अब ओपनिंग निकल चुके हैं, अब आगे भी पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है 10 साल से ये दोनों एस्टीमेट चेंज नहीं हुए, इसका मतलब एडिशन डिस्पोजल भी नहीं है। मैं ये कह रहा था कि कोई एक आधा एसेट बीच में डिस्पोज भी कराना चाहिए था, नहीं कराया मैंने। चलो कोई नहीं, खैर है, अब फिर सही, ठीक है? अभी तो आप इधर ही हैं। उसमें बहरहाल इतना लेंथी सवाल अब मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तो नहीं डाल सकूंगा, क्योंकि और भी बहुत कुछ टेस्ट करना है। ये तो 6-7 नंबर तक का ही टेस्ट हो सकता है, देखो अब, ठीक है? इसलिए तो कहा था कि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये वाला टॉपिक हमारा कंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से। अब गवर्नमेंट ग्रांट को मैं उसके लिए संभाल के रख लिया थोड़ा सा, ठीक है? तो वो वहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। तो अभी ताज़ा एक हफ्ते के अंदर सारा कुछ साथ साथ, ताकि ये सब चीज़ें एग्जाम लेवल आज आई कैप आ जाए, पेपर दे दो, तुसी दे दो, ठीक है?
आपको मुझे 2 घंटे दे दो बस, मैं एक बार सिर्फ नजर दौड़ा लूं वो सिंगल एंट्री का फॉर्मेट क्या था, कोई एक सवाल देख लूं, कोई इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या था, बस एक सवाल देख लूं, कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या था, 2 सवाल देख लूं, दोनों थे, ठीक है। मुझे बस एक जो है ना 2 घंटे दे दो, मैं पेपर देने के लिए तैयार हूं। आपको ऐसे होना चाहिए हर वक्त, ठीक है। आप पीपी का एक नोट देखकर भी आप बना लेंगे, ठीक है, पास आप हो जाएंगे अगर अभी आई का पेपर ले ले तो, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, अब कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो जो 5,000 ओपनिंग में होना है यही क्लोजिंग में होगा कॉस्ट में, और जो ओपनिंग अकोमोडेशन है 1200 वही क्लोजिंग अकोमोडेशन भी हो जाएगी। हाँ, सिर हिला दे तू पुत्र, खुदा का खौफ करो। डेप्रीसिएशन तो इस साल की होनी है, हाँ बस कर ही जा रहे हो। हाँ जी, आ जाएं आप, आके देखें, अब आके देखें 5,000 डैश 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 5,000 आ गया, कोई चेंज नहीं आया। डेप्रीसिएशन में 400 की डेप्शन कैसे निकली है, वर्किंग रेफर नहीं की, क्योंकि उसी वर्किंग के अंदर हिस्सा था। 5,000 माइनस 1,000 बटा 10, 400, 400, ठीक है। तो 400 डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर है, नजर आ गया। 1200 से होगी 1600, कैरिंग अमाउंट आ गई 34। मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट मॉडल, डेप्शन मेथड स्ट्रेट लाइन, यूजफुल लाइफ। कितने बच्चों ने ये नीचे वाला 9.1 भी बनाया था साथ ही? बहुत कम हो गए, क्यों भूल गए थे? भूल गए थे ना यार, मैंने बनाया था, ऐसे ना करो। वापस आओ। नहीं होता, बहुत कुछ होता है, कुछ क्यों नहीं होता जी। पॉइंट 1 टिक कर लें, मतलब बुलेट 2 टिक कर लें। अब उसके बाद बाकी सब प्रॉपर्टीज हमारी फेयर वैल्यू पर हैं, फटाफट इनको देख लेते हैं। बुलेट 1 में है हमारे पास इस्लामाबाद वाली बिल्डिंग, ये ओपनिंग बैलेंस 0 था, डिसाइड कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि यकम मार्च 15 को हमारे साल में हमने इसको इन्वेंट्री से ट्रांसफर किया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो जाके देखो इस्लामाबाद प्रॉपर्टी नंबर 2 पे ओपनिंग कुछ नजर आ रहा है? ओपनिंग नील, बस वापस आ जाओ, सिर्फ ओपनिंग देख के वापस आ जाओ। ओपनिंग नील क्यों है बेटा? वो कह रहा है a building that Samp Limited had constructed in Islamabad at cost of 10 lakh had been on the market for 2 years and was still not sold. It had been on the market का मतलब है उसने held for sale रखा हुआ था, बाहर पट्टी लगी हुई थी बराए फरोख्त, 2 साल पट्टी लगी रही, वो बिकी नहीं बिल्डिंग। तो उसने अब क्या किया, उसने मार्च 15, हमारा साल ये 15 में, 15 वाला ऑन यकम मार्च 15, सांप लिमिटेड टुक इट ऑफ द मार्केट, मार्केट से उसने उठा लिया, बिल्डिंग अब उठती तो नहीं है, मतलब बोर्ड हटा लिया, ठीक है। टुक इट ऑफ द मार्केट एंड रेंटेड आउट इट इंस्टेड। क्या मतलब? इन्वेंट्री थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। तो इन्वेंट्री इस साल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी है ना, तो ये इस्लामाबाद प्रॉपर्टी साल के पहले दिन तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं पड़ी थी, यकम जनवरी 15 पे तो यहां पे 0 था। ये तो इस साल में ट्रांसफर होके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी है ना, बात समझ आई है? जाहिर सी बात है, हम नोट किसका बना रहे हैं? तो इन्वेंट्री का नोट तो नहीं बना रहे ना कि इन्वेंट्री में पहले से ओपनिंग पड़ा था, ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट है। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी साल के पहले दिन थी? ये तो नहीं थी, ये तो इस साल में आई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो इस साल के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमने इसको डेबिट करना है, इन्वेंट्री को क्रेडिट करना है, इसलिए ओपनिंग नील हो गया। ओके, अगली बात सुनो 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 सुनो, यकम मार्च पे, अब सुनो अगली बात, अगर तो इन्वेंट्री के पास फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है, अगर यकम मार्च 15 की फेयर वैल्यू हमें गिवन हो तो हम इन्वेंट्री से पहले उसको लेकर आएंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, फिर वहां पे उसको उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे, उसी दिन फेयर वैल्यू का गेन लॉस जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे ये यकम मार्च वाली फेयर वैल्यू उनकी कॉस्ट बन जाएगी, डीम्ड कॉस्ट। फिर देखेंगे अगर कॉस्ट मॉडल पे हैं तो डिप्रिसिएशन करेंगे, फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं तो एंड पे जाकर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे। ये तो है पूरी बात, ठीक है। अब इस सवाल में क्या मसला था, कहता है कहाँ गया, ऑन यकम मार्च 15 स्नेक टुक इट ऑफ मार्केट एंड लीज्ड इट इंस्टेड, इट वाज लीज्ड ऑन यकम मार्च, यानी इसी दिन ट्रांसफर हो गई ना, ठीक है। इट्स फेयर वैल्यू वाज 15 लाख ऑन 31 दिसंबर 15, 15 लाख को अंडरलाइन करो, ये किस दिन की है? ये तो ईयर एंड की है, लेकिन ईयर एंड की है, ये यकम मार्च 15 की है, यानी ट्रांसफर डेट की ये फेयर वैल्यू। और आगे कहता है एंड रुपीज 10 लाख ऑन 31 दिसंबर 14,
उधर भी 10 लाख कौन सी वैल्यू है? पिछले साल की क्लोजिंग है। यकम मार्च की फेयर वैल्यू गिवन, तो ये एक सिचुएशन थी, आपको समझानी थी, सवाल के अंदर इसलिए डाली गई। अब मुझे बताओ, ये क्या शेयर की प्राइस है कि ये सुबह कुछ शाम कुछ अगले दिन कुछ हो जाएगी? भाई प्रॉपर्टीज की प्राइसेस नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि हर घंटे में चेंज हो रही हैं या हर दिन में चेंज हो रही हैं। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, सवाल चुप कर जाए, 31 दिसंबर 14 पे 10 लाख फेयर वैल्यू थी, तो जनवरी और फरवरी गुजरने के बाद इसमें कितना कुछ चेंज आ जाता है। तो अगर सवाल चुप कर जाए तो अज्यूम कर लेना जो रीसेंट फेयर वैल्यू है वही 2 महीने बाद की फेयर वैल्यू है। प्रॉपर्टीज की प्राइसेस में ऐसे कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती कि हर दिन चेंज हो रही है, तो 2-3 महीने में तो कांस्टेंट रह ही सकती हैं। ठीक है, सवाल चुप हो जाए, फेयर वैल्यू मॉडल है तो रीसेंट वाली फेयर वैल्यू को 1-2 महीने बाद की फेयर वैल्यू समझ लेना। वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन हो सकता है, इसीलिए लिख दिया था। ठीक है, बात समझे हो? तो इसका मतलब वैसे तो हमने 2 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करनी थी इस प्रॉपर्टी पे, एक यकम मार्च 15 पे 10 लाख से यकम मार्च 15, मिसाल के तौर पे दिया होता यकम मार्च 15 पे ये 12 लाख हो गई है, तो हम कहते हैं 2 लाख पहले प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ आज ही, फिर ईयर एंड पे जाके देखना 12 और 15 3 लाख ये अलग ले जाना। ठीक है, लेकिन वो गिवन नहीं थी तो इसलिए हमें अजराए मजबूरी सिर्फ साल के आखिरी दिन एक ही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो होगी 10 से 15 की, यानी 5 लाख की। क्योंकि अज्यूम करना पड़ा ना कि 10 लाख जो 31 दिसंबर की फेयर वैल्यू थी वही यकम मार्च की फेयर वैल्यू है, तो उसके ऊपर लाकर हमने इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रख दिया। अब इसको ईयर एंड पे जाके जब कंपेयर किया 31 दिसंबर की फेयर वैल्यू से तो 5 लाख का डिफरेंस था, वो हमारे पास गेन आ गया, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सारी चीजें देख लेते हैं, मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं, जरा एक मिनट देख लें। एक मिनट। इस्लामाबाद बिल्डिंग ओपनिंग निल, ओपनिंग निल, एडिशन निल, ट्रांसफर इन 1000। पहली बात, ट्रांसफर इन तो होना ही 1000 पे था क्योंकि इन्वेंट्री के पास फेयर वैल्यू मॉडल ही नहीं है। अब यहां पे 1000 फेयर वैल्यू है यकम मार्च की, ये हमें अज्यूम करना पड़ा क्योंकि 31 दिसंबर 14 की फेयर वैल्यू 10 लाख थी। जनवरी फरवरी के बाद 2 महीने बाद उसने फेयर वैल्यू नहीं दी, तो नॉर्मली 1-2 महीने में प्रॉपर्टीज की वैल्यू नहीं इतनी फ्लक्चुएट कर जाती। हमने कहा अब कौन बुलाए फिर स्पेशलिस्ट को, फेयर वैल्यू का वो ही होनी है यार, 2 महीने से किन्नी को प्लाट की कीमत बढ़ जानी है। ठीक है, तो साल 2 की बात करो, साल तो कम से कम गुजारा हो। ठीक है, बहरहाल अगर गिवन होती तो हम ले लेते। बहरहाल उसके बाद अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की बारी आई, तो ये जो 500 नजर आ रहा है इसको मत देखो, इसके साथ लिखे हुए बी को देखो और बी में फौरन आ जाओ। बी में क्या कहता है? बी में मैंने आपके लिए दोनों बातें लिख दी हैं। पहली बात, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट ट्रांसफर डेट, अगर होती तो लेते यहां पर, लेकिन निल है और मैंने नीचे आपके लिए वो अजम्पशन ले दी, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ 31 दिसंबर 14, यानी 31 दिसंबर 14 की फेयर वैल्यू थी उसमें कोई चेंज नहीं है, अज्यूम करना पड़ा यही। ठीक है, तो यही हमारी क्या बन गई, आज की फेयर वैल्यू भी, इसलिए कोई ट्रांसफर डेट की कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं आई। क्लियर है? बी की वर्किंग नजर आ रही है सामने। उसके बाद अब प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। अब 10 महीने गुजरने के बाद ईयर एंड पे जाके इसकी कीमत लगवाई, तो इसकी कीमत कितनी हो गई थी? 15 लाख। अब ईयर एंड पे हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है, तो देखें नीचे जाके बी में ही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट ईयर एंड 1500 माइनस 1000, कितना फर्क है? 500 से बढ़ी है या कम हुई है? हाँ, एक चीज ये मैं भूल गया, किसी एक प्रॉपर्टी में लॉस भी होना चाहिए था, तीनों में ही सरप्लस नजर आया। बहरहाल समझ तो गए आप, लॉस भी आ सकता है, उसमें क्या होगा, बस माइनस शो कर देंगे। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस तो हम वैसे नहीं बना रहे इस नोट के अंदर। बहरहाल 500 गेन है, फेयर वैल्यू का गेन है, इससे पीपीई सॉरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ेगा, फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में क्रेडिट होगा। बस ये डेबिट सिर्फ दिखाना था, क्रेडिट तो हम बना नहीं रहे। तो जाकर देखें इस्लामाबाद प्रॉपर्टी में 500 प्लस हो गया और ये 1000 से बढ़ के 1500 हो गई। 31 नंबर 15 पे कितनी है ये? 1500, वो भी यही कह रहा है 1500। फेयर वैल्यू मॉडल तो होना भी 1500 पे चाहिए था। डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल नहीं है, नीचे देखो बड़ा सा कांटा लगा हुआ है। और कैरिंग अमाउंट कितनी नजर आ रही है? तो अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो इसकी कैरिंग अमाउंट को 1500 ही होना चाहिए था और 1500 ही है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है फेयर वैल्यू मॉडल और डैश डैश, डेप्रिसिएशन तो है नहीं। ठीक हो गया और सही है। ओके, लास्ट इसलिए कह रहा हूं कि आखिरी अब आप खुद देख लेंगे। लास्ट मेरी तरफ से
बुलेट नंबर 3, बल्कि जो मुश्किल हो वो करवा दूं। ये आप बड़े आसानी से कर लेंगे, मैं पढ़ देता हूं इसको, मैं वो देख लीजिएगा आप। 30 सितंबर को किराएदारों से खाली करवा के इसको ट्रांसफर आउट कर दिया, यानी हमने इसको पीपीई बना लिया है। ओपनिंग में क्या होगा, वो 31 दिसंबर 14 की फेयर वैल्यू मॉडल पे है ना, 31 दिसंबर 14 पिछले साल की फेयर वैल्यू यकम जनवरी 15 का ओपनिंग फेयर वैल्यू होगा, बोलो। फिर ट्रांसफर कर रहे हैं 30 सितंबर को, और वो कहता है 30 सितंबर को फेयर वैल्यू इसकी कितनी थी, बताई नहीं, बताइए, हाँ बताइए कितनी, 4 मिलियन। तो अब फेयर वैल्यू पर मॉडल पर अगर चल रहे हैं तो आईएस 16 क्या कहेगा, याद है आईएस 16 कहेगा पहले अपने मॉडल को लगा के इसको फेयर वैल्यू बुला के मुझे फेयर वैल्यू दो। तो हम 1000 का सरप्लस यहीं पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड करेंगे, 3000 से 4000 पे इसको लाएंगे, फिर 4000 पे ट्रांसफर्ड आउट। ये कर लेंगे आप, ये इजी है। आखिरी की तरफ आए, ऑन 30 सितंबर 15, ये बुलेट 3 आप कर लेंगे, नहीं कर सकेंगे तो कल भी आएंगे ना, मैं कल बता दूंगा, ठीक है। बुलेट नंबर 4, ऑन 30 सितंबर स्नेक लिमिटेड लीज्ड आउट द ओल्ड हेड ऑफिस बिल्डिंग इन लाहौर। मैंने कहा था ओपनिंग नील है, लेकिन ये पीपीई से हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाया है, ओके। अच्छा आगे कहता है द ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 4000 एक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर 13, एग्जैक्ट 2 साल पहले। ये आपकी आसानी के लिए ऐसी डेट्स रखी गई थी कि जल्दी जल्दी ये कैलकुलेशंस कर सको। 2 साल पहले की बात है, हमने इसको 40 लाख का खरीदा था। ऑन विच डेट द टोटल यूजफुल लाइफ वाज 10 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू वाज 30 सितंबर 13 को खरीदा था और उस दिन इसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू नील थी। तो वैसे ही जरा कैलकुलेटर मारो जल्दी से। 40 लाख माइनस 0, ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू हो गया ना, 40 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, ये होगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब 2 साल पुरानी बात है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 800 WDV बता दो, 3200। 3200 इसकी क्या है, कैरिंग अमाउंट। जिस दिन ट्रांसफर करने लगे हैं इस दिन इसकी कैरिंग अमाउंट क्या है, 3200। अब सुनो, आगे सवाल नहीं पढ़ना, सुनो। अगर इस दिन हमें फेयर वैल्यू गिवन हो तो आईएएस 16 अपना रीवैल्यूएशन मॉडल लगाकर इसको फेयर वैल्यू पे लाएगा और हमें फेयर वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन सवाल ने क्या कहा, द फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर वाज 3700 एंड द फेयर वैल्यू ऑन 30 सितंबर वाज इक्वल टू, ठीक है। यानी कि 30 सितंबर जिस दिन ट्रांसफर करने लगे उस दिन फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, कह रहा है जो कैरिंग अमाउंट है वही फेयर वैल्यू है। तो बिस्मिल्लाह, वो तो अभी निकाल ली हमने, 3200 फेयर वैल्यू है ट्रांसफर डेट की, तो उठाएंगे पीपी से क्रेडिट करके उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेबिट कर देंगे। अपने सॉल्यूशन में जाकर देखो 3200 नजर आ रहा है। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये नीचे डी में वर्किंग आपने कोई कैलकुलेटर पे की है वो गिवन है, देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 3200 पे हमारे पास ये आया है यकम 30 सितंबर को, और फिर वो कह रहा है कि फेयर वैल्यू 31 दिसंबर पे इसकी हो गई है 3700, तो ठीक है 500 का गेन रिकॉर्ड कर लेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का, ठीक है। तो 500 ऐड करके आप इसको 3700 पे ले आओगे। आगे देखो डेप्रिसिएशन तो एप्लीकेबल नहीं है और यही इसकी कैरिंग अमाउंट है। फेयर वैल्यू मॉडल टोटल का कॉलम लाजमी होता है अनलेस के रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर ना कह दे कि उसको आप रहने दो, इसलिए बनाना था। सुनो 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 सुनो, एक बड़ी अहम बात, 9.3 कितने बच्चों ने लिखा, जरा पढ़ें। आपको मैंने डिस्क्लोजर्स पढ़ाते हुए बताया था, याद करें कि अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हैं और कोई प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है तो उसके बारे में 3 बातें बताना। नेचर बताओ, वजह बताओ कि फेयर वैल्यू क्यों नहीं है, और कोई रेंज बता दो। अब ये सारी बातें तो शायद हमें नहीं पता थी। नेचर पता, मतलब नेचर क्या, बिल्डिंग है, बलोचिस्तान वाली बिल्डिंग है और उसकी फेयर वैल्यू हम नहीं डिटरमिन कर पा रहे, इसलिए कॉस्ट पे है। अब क्यों नहीं डिटरमिन कर पा रहे, ये अपने वालों अंदाजे नहीं लाने, वो जंगल में है, वो मंगल में है, या वो जो है वो वो नेपाल में है, ये मकसद नहीं है, ठीक है। वो बताने की जरूरत खुद से नहीं है। प्लस रेंज भी हमें उसने नहीं दी तो हम नहीं लिख सकते ये बात, लेकिन इतनी बात लिख सकते थे जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखी हुई थी। जरा देखें, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इन बलोचिस्तान हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल, ये उसने सवाल में लिखी थी। आगे मैंने फिर ऐड कर दिया बात को, दैट्स व्हाई इट इज मेजर्ड अंडर
कॉस्ट मॉडल। ठीक है, आगे हम इसका नाम बता दिया हमने, इसकी वजह जितनी उसने बताई थी डिटर्मिनेबल नहीं है, हमने भी वही लिख दी, और रेंज लिखने के काबिल नहीं थे। ठीक है, एमसीक्यूज का सोल्यूशन मौजूद है, काइंडली देख लीजिएगा, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मसला होना कोई नहीं है इंशाल्लाह जी। हाँ, इसका मतलब होता है इन द ईयर 230, मतलब कि वो साल जो 31 मार्च 19 तक है। ईयर में 12 महीने होते हैं। सुनो 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 बेटा, ईयर 12 महीने टू 31 मार्च, वो 12 महीने जो 31 मार्च, ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, और ये मैंने रिवाइज किया था आपके साथ। सुनो सुनो सुनो, सिंगल एंट्री में रिवाइज किया था, क्वेश्चन बैंक का सवाल था, जाके ओपन कीजिएगा, वहां पर यही बात लिखी हुई थी, 9 मंथ्स टू फलां डेट, 6 मंथ्स टू फलां डेट का मतलब क्या होता है, 6 महीने जो उस दिन तक है। कोई टॉपिक पे वैसा नहीं होता, अकाउंटिंग का पेपर है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग ही होती है। आपने अगर सारी जिंदगी की ग्रांट जो रिकॉग्नाइज किया वो लिख दिया तो जवाब गलत है, 2 नंबर कट गए हैं, दैट्स इट। जो मर्जी कह लें, ये बिल्कुल ईयरली जी, तो वही है। हाँ, तो आपने सही, शायद मैं और आप सही बात, एक ही बात कर रहे हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम विल बी रिकॉग्नाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट इन द ईयर टू 31 मार्च। हाँ हाँ, नहीं बेटा, ईयर टू 31 मार्च का मतलब क्या है, वो 12 महीने जो 31 मार्च पे खत्म हो रहे हैं, तो शुरू कब होंगे। अब ये तो बढ़ाया हुआ है, जो मर्जी कह लें, गलत हुआ है, अब कोई नहीं, खैर है, हो जाती है गलती, कुछ नहीं होता, गलत हो गया, अगली बार सही हो जाए।